हासिल नहीं कर सकते। इसको थोड़ा सा देखिएगा, जैसे ये करिकुलम की डेफिनेशन अगेन यहाँ पे लिख दी गई है, ऑल द लर्निंग विच इज प्लान्ड एंड गाइडेड बाय स्कूल वेदर इट इज कैरीड ऑन इन ग्रुप्स और इंडिविजुअली इनसाइड और आउटसाइड स्कूल, जो है ये करिकुलम है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये उसके एलिमेंट्स हैं या एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, टीचिंग स्ट्रेटजीज और टीचिंग मेथड्स एंड इनकी एवेल्युएशन। ये चार चीजें मिलकर जो है हमारा करिकुलम बना रही हैं। कंटेंट क्या है? कंटेंट इज डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन टू बी लर्नड इन स्कूल, अनदर टर्म ऑफ नॉलेज, अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। इंफॉर्मेशन है जो स्कूल में आप सीखते हैं, लर्न करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन फैक्ट्स का मजमुआ भी हो सकती है, कॉन्सेप्ट्स का मजमुआ भी हो सकती है, जनरलाइजेशंस का मजमुआ भी हो सकती है, प्रिंसिपल्स का और थीरीज का मजमुआ भी हो सकती है। एक और डेफिनेशन कंटेंट की दी गई है जिसको हम देखते हैं। कंटेंट कम्स इन एनी फॉर्म, ऑडियो, टेक्स्ट और वीडियो, एंड इट इन्फॉर्म्स, एंटरटेन्स, enlightens एंड टीचेस पीपल हु कंज्यूम इट। ठीक है जी, जो भी चीज, ऐसी चीज जो लोगों को इंटरटेन करे, इन्फॉर्म करे या उनको आगाही फराहम करे, वो कंटेंट है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट। एंड ये है जी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, कि वो ये कहा जाता है कि कंटेंट जो है, अच्छा कंटेंट जो है वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स का हामिल हो। अब हम बारी बारी इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी, सबसे पहले है स्पेसिफिसिटी, कंसिस्टेंसी, यूनिकनेस, कॉन्टेक्स्ट एंड शेयरेबिलिटी। आप स्पेसिफाई कैसे करते हैं एक चीज को, कंटेंट को जो है हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो है ना स्पेसिफिकली ये चीज है। हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ कैन वी से इट आउट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंटेंट है ना वो स्पेसिफिक इस तरह से है, हम उसको स्पेसिफिकली यूं कह सकते हैं कि उसके अंदर ये स्पेसिफिक चीज है कि वो अपने एम से नहीं हटे। जो एम्स हमने तय किए हैं, उन एम्स को रियलाइज करने के लिए हम कंटेंट की सिलेक्शन करते हैं ना, तो वो अपने एम्स को रियलाइज करने के लिए जो है वो सही तरह से काम करता हो। आप उसको इसकी वैलिडिटी का नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि ना, अब आपका एम है कि आप जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान जो है ना उसके ऊपर आपका करिकुलम का एक पार्ट है, आप कंटेंट के अंदर इकोनॉमिक्स को भी ले रहे हैं, ऐसे चैप्टर्स को भी ले रहे हैं जो इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान से डील करते हैं, तो उसके अंदर ना स्पेसिफिकेशन नहीं रहेगी। एंड देन कंसिस्टेंसी जो है, ये भी कंटेंट की जो है जरूरी है कि कंटेंट जो है ना, जो एक बाब के अंदर, एक सत्र के अंदर कंटेंट जो चीज बता रहा है ना, वो अगली सत्रों के साथ उसका राब्ता होना चाहिए। वो ये नहीं है कि यहाँ पर वो साइंस की एक थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है तो अगली जगह पर जाके वो साइंस की दूसरी थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है। अगर इस जगह पर वो एक चीज के हक में बात कर रहा है तो दूसरी जगह भी वो हक में बात करे। उसके बिहेवियर के अंदर जो है ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यूनिकनेस को हम यूं कह सकते हैं कि जो यूनिकनेस वाला लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कि उसकी उसके अंदर ना इनफरादियत होनी चाहिए, तो थोड़ा हटके होना चाहिए, थोड़ा उसके अंदर पिकुलरिटी होनी चाहिए, कि वो पिकुलर नजर आना चाहिए कि कंटेंट जो है ना जो हमने सिलेक्ट किया है ये पिकुलर इन सेंस है। इसको सिलेक्शन की वजह ये है, ये ऑर्डिनरी जो कंटेंट है उनसे ये इस हवाले से बेहतर है, इसीलिए ही आज हमारे करिकुलम का हिस्सा बना है। फिर इसका कॉन्टेक्स्ट भी होना चाहिए, जो भी आप कंटेंट ले रहे हैं उसका बाकायदा कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि आपने उसको सिलेक्शन की एक खास टॉपिक के लिए, आपने फलां कंटेंट को, फलां हिस्से को सिलेक्ट किया, तो वो क्यों किया, ठीक है, और उसका बैकग्राउंड ये है। उसके बैकग्राउंड में टीचर को बताने के लिए बैकग्राउंड नॉलेज भी उसका होना चाहिए, वो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए। एंड देन शेयर एबिलिटी जो है कि वो इस काबिल होना चाहिए कि उसको आप शेयर कर सकें, टीचर उसको पढ़ा सके, आगे कम्युनिकेट कर सके, बताया जा सके।
कंटेंट का मकसद क्या होता है? आप कंटेंट, आप देखिए मैं बार बार कंटेंट का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें पता है कि कंटेंट क्या है। अब थोड़ा सा मुझे बता दें कि कंटेंट क्या है, ये ना हो कि मैं जो है ना वो ये न्यू है, ये न्यू स्लाइड है भाई, आप सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो न्यू स्लाइड है ना, जो वो वाला तो हमने खत्म कर दिया ना टॉपिक, ये अब हम कंटेंट के ऊपर। अब कंटेंट क्या है थोड़ा सा इसको मुझे बता दें ब्रीफली। सब्जेक्ट मैटर ऑफ टीचिंग, गुड। इंफॉर्मेशन टू बी लर्न इन स्कूल, फाइन। लर्निंग मटेरियल, वेल डिफाइंड मुदस्सरा, गुड। No one else is there to share his or her ideas on this. फाइन, तो ठीक है जी कि सब्जेक्ट मैटर जो आपने सिलेक्ट कर लिया है वो आपका कंटेंट है जो आप पढ़ रहे हैं अपने लर्निंग साइकिल के अंदर, जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मकसद क्या होता है? इसका सबसे पहले होता है कि हेल्प ऑर्गेनाइज मटेरियल्स। कंटेंट जो है ये मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने में मदद देता है हमें। हम जैसे वही मिसाल वही कंप्यूटर वाली, तो जब आप आपके पास एम भी है, आपके पास गोल्स भी हैं कि हमने ये वाली जो सलाहियत है ना जी ये लेनी है, करिकुलम हमें ये करिकुलम हमें ये वाली स्किल जो है ना वो हासिल करने का कह रहा है कि हमने ये स्किल सिखानी है, लेकिन वो जब तक आप उसको एक ऑर्गेनाइज वे में उसके मटेरियल को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे कि यहाँ से शुरू होके यहाँ तक हमने जाना है, इस रास्ते से जाना है, तो मटेरियल जो है ना वो रैंडम होगा, उसको ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा। तो जो कंटेंट है, जब हम कंटेंट सेट कर लेते हैं अपने कोर्स बुक्स के लिए, अपनी एक्टिविटीज के लिए, अपने टीचिंग लर्निंग साइकिल के लिए, तो वो हमें हेल्प आउट करता है कि हम उस मटेरियल को ऑर्गेनाइज कर लें और वो हमारी ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग में हेल्प करता है। टू हेल्प अ सीक्वेंशियल रिलेशनशिप ऑफ मटेरियल्स, ये इनके अंदर रिलेशनशिप भी डालता है कि कौन सा अगर कॉन्सेप्ट तीसरी क्लास के अंदर है तो वो अगली क्लासों के साथ उसका क्या राब्ता है, जो कॉन्सेप्ट आप 4 क्लास में पढ़ा रहे हैं, या एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ क्या लिंक है, उनके में से पहले चैप्टर कौन सा आएगा, बाद में चैप्टर कौन सा आएगा, कौन सा कंसेप्ट पहले है, उसका एक लिंक है। ये आप कहते हैं, साथ में ये भी कह सकते हैं कि ये मटेरियल बेस्ड फ्राहम करता है कि जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कोर्स की, जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं। ये एप्लीकेशन को भी जाहिर करता है कि आप अपना अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का एक जरिया है कि इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी चीज़ के बारे में। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगी। कंटेंट की थोड़ी सी खासियतें ही बयान की गई हैं कि कंटेंट क्या है, कैसे है। कुछ स्लाइड्स आगे हैं, लिहाजा मैं इसको पास कर रहा हूँ, आपको जब सेंड की जाएंगी पढ़ लेंगे। इसमें कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जिसको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना हो, आप पढ़ते जाएंगे, जनरल चीज़ें हैं, एमसीक्यू से रिलेटेड है नहीं। इसको अब देखिएगा, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। जब आप कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं उसके लिए एक क्राइटेरिया है कि कौन सा कंटेंट जो है हमने सिलेक्ट करना है और कौन सा सिलेक्ट नहीं करना। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक जो सिलेक्टेड कंटेंट है ना उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ये होने चाहिए, फिर हम कहेंगे कि उसकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया सही तरह से मीट हुआ है। फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर फॉलोड। सबसे पहले वैलिडिटी, वही वैलिडिटी जिसकी हमने पीछे बात की। तो वैलिडिटी क्या है एक्चुअली, कि आप देखते हैं कि जो कंटेंट आप ले रहे हैं, असल में कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है, कंटेंट उस गोल तक, उस एम तक पहुंचने का एक रास्ता है जो करिकुलम में हमने सेट कर रखा है। तो वैलिडिटी कंटेंट के लिए होना जरूरी इसलिए है कि जब आपका कंटेंट वैलिड ही नहीं होगा, ठीक हो गई बात, तब आप गोल तक कैसे पहुंचेंगे। आपका कंटेंट दो तरह से वैलिड होना चाहिए। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि कंटेंट के अंदर जो है ना जी खासियत हो कि वो बड़ा स्पेसिफिक रहे। अब देखें कि आप कहते हैं कि जी आपका मकसद जो है वो क्या है, आपका मकसद है कि आपके पास ना क्या आ जाए, अल्लाह खैर करे,
کہ जियोग्राफी जो है ना स्टूडेंट को जो है ना आपका सिखाना है, ये आपका एम है, ये आपका गोल है, तो आपने जो कंटेंट जो सिलेक्ट किया है कि इसको सिखाने के लिए ये कंटेंट पढ़ाया जाए ना, तो उसके अंदर इकोनॉमिक्स भी शामिल है, ठीक है। तो आपका कंटेंट जो है उसकी वैलिडिटी क्या है, उसकी वैलिडिटी जो है ना वो पुअर है, ठीक है। एंड ये जो है हम ये भी कह सकते हैं कि जो मटेरियल आपने सिलेक्ट किए हैं क्या वो इतने खासे हैं, जो मटेरियल आपने सिलेक्ट किया है क्या वो इतना है कि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका मटेरियल आपने बिल्कुल ही लिमिटेड डाला है जबकि आपका ऑब्जेक्टिव उससे अचीव ही नहीं हो सकता। अब सिग्निफिकेंस भी है कि जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं उसको माशरे में के अंदर क्या सिग्निफिकेंस हासिल है, ठीक है। आपने उर्दू अदब पढ़ाना है, ठीक है, आपने और आप उन शोरा कराम को शामिल कर लेते हैं जिनको मोहल्ले का दूसरा बंदा जानता ही नहीं है, और आप उनको छोड़ देते हैं जिनको पूरी जो है बरे सगीर जानती है, तो आप कहेंगे कि आपका कंटेंट जो है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट क्या है कि माशरा उसको अहमियत देता हो, माशरा उसको जानता हो और उनकी एक खास सिग्निफिकेंस हो जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से साइंस के हवाले से कि जो थीरीज अहम अहम साइंटिस्ट ने दी हैं, आप उनको इग्नोर करके अगर आप ऐसी किसी गुमनाम साइंसदान की रिसर्चेस को डालेंगे तो आप कहेंगे कि आपका कंटेंट जो है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है। फिर आपके कंटेंट के अंदर ना बैलेंस भी होना चाहिए, ठीक है, कि आपका कंटेंट जो है ना वो बैलेंस होना चाहिए, ना तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा जो है वो आसान होना चाहिए, ना ही इस तरह से हो कि वो टू मच लेंथी हो और ना ही इस तरह से हो कि टू मच प्रिसाइज हो। उसको हर जो उसकी कैफियत है, हर जो उसकी हालत है ना उससे उसको बैलेंस होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए उसके अंदर। वो ये ना हो कि आप जिस कंटेंट को शामिल कर रहे हैं वो अपने अंदर सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, उसको पढ़ाने के लिए और कंटेंट की जरूरत है, उसको समझने के लिए और कंटेंट की जरूरत है, उसको समझने के लिए और रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो अपने ताई मुकम्मल नहीं है। तो ये जो है जनाब आप कहेंगे कि सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। इंटरेस्ट का पहलू भी उसके अंदर होना चाहिए। इंटरेस्ट का पहलू जो है ना आपके कंटेंट के अंदर कब आएगा, जब आपका कंटेंट जो है ना वो सोशली रेलिवेंट होगा। आप पंजाब में रहते हुए आप बात ही सिंध की कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में रहते हुए बात ही अब्रॉड की कर रहे हैं, आपका कंटेंट बात ही अब्रॉड की कर रहा है, तो वो उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट तब होता है, ये ह्यूमन साइकी है, ह्यूमन नेचर है कि इंसान अपने से मुल्हिका या अपने से एसोसिएट जो चीजें हैं उनके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। फिर हम कहते हैं कि उसके अंदर यूटिलिटी भी होनी चाहिए। यूटिलिटी से मुराद ये है कि उस कंटेंट को पढ़ के उसका कोई फायदा भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी उसका कोई फायदा होना चाहिए, उस प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसको काम भी आना चाहिए, उसी करिकुलम को उसी करिकुलम के कंटेंट को यूटिलिटी हमें फराहम करनी चाहिए। जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए, अडल्ट लाइफ में आए, तो जो कंटेंट हमने पढ़ा है वो हमारे लिए फायदा मंद भी हो। इसकी हम मिसाल ये ले लेते हैं, आप कहते हैं कि आपने टीचर के लिए जो बीएड का कोर्स है, वो कंटेंट है ना बीएड का कोर्स, आपने जी बीएड के कोर्स को जो है ना जी डिजाइन करना है, आपने उसके कंटेंट की सिलेक्शन करनी है, आप उसके अंदर सारे का सारा जो कोर्स डालते हैं, कोर्स शामिल करते हैं, कंटेंट शामिल करते हैं, तो वो सारे का सारा जो है ना वो फिलोसफीज के ऊपर घूमता है, ठीक है। उसके अंदर टीचिंग मेथड्स का कंटेंट ही नहीं है, जो रेलिवेंट हमारी सूरत हाल है एजुकेशन की उसके बारे में बताया ही नहीं है। तो आपका जो कंटेंट है वो यूटिलिटी का अमल नहीं है, उसके अंदर तो फ्लाज हैं, वो तो सिर्फ फिलोसफी की बात कर रहा है, वो हमारे रियल क्लासरूम लेवल की बात ही नहीं कर रहा, वो रियल एग्जिस्टिंग सूरत हाल की बात ही नहीं कर रहा। इसी तरह उसकी फिजिबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो इतना फिजिबल होना चाहिए कि जितना टाइम ड्यूरिंग दिया गया है उसके अंदर कवर अप हो सके, वो इतना फिजिबल होना चाहिए कि वो एक टीचर उसको खड़े होकर उसको रेकर आप वो दूसरी स्टूडेंट्स तक, जनरेशन तक या ट्रांसमिशन का जो जरिया है उस पर पूरा उतरता हो, उससे वो हो सकता हो, उनके दरमियान गैप ना रह जाए, वो ट्रांसमिट हो सकता हो। ये जो अनासर हैं ये फिजिबिलिटी, ये बड़ी अहम चीज है। इसको इसीलिए मैंने बड़ा डिपेथ में जाके वो की एक्सप्लेन किया। इसके ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली यू मे आस्क मी राइट नाउ। वेटिंग सर, क्लियर, थैंक यू, मेरा सेम क्लियर।
ओके some rain clear. Okay, Uzma is there. Some Reena is there. Okay, fine. Next चलते हैं. बुक की खैर है, कोई नहीं, उसमें कोई ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. जो है वो कोई लाजमी नहीं कि जो एक टर्म यहाँ पे लिखी गई है वो बुक में नहीं है. सिर्फ ये ब्रॉड एरियाज हैं मेजर जो कि होने चाहिए. अगर बुक में अंदर कुछ और ही है तो वो भी हो सकता है, सिलेक्शन हो सकती है, क्राइटेरिया हो सकता है, वो भी एक. ये वही चीज है जो सॉरी ये तीनों ना वही चीजें हैं. इसको जरा पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. कुछ रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या आपको स्लाइड अभी शेयर कर दी जाएगी. हम कंटेंट की सिलेक्शन करने के अंदर इतने मोहतात क्यों होते हैं, हमारे एम्स क्या होते हैं, ठीक है. टू प्रोवाइड स्टूडेंट विद इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, ताकि हम जो कंटेंट पेश कर रहे हैं वो स्टूडेंट के लिए इफेक्टिव लर्निंग का बायस बन सके. टू असिस्ट स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर प्रेफर्ड वेज ऑफ लर्निंग, और हम ये भी देख सकें कि स्टूडेंट की वेज ऑफ लर्निंग के प्रेफर्ड तरीके कौन से हैं. टू डेवलप स्किल नीडेड टू नेगोशिएट द करिकुलम, कि हमें करिकुलम को नेगोशिएट करने के लिए, मजीद बेहतर बनाने के लिए जी कौन कौन सी स्किल्स की मजीद ज़रूरत है. स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, सेट करें. इनकरेज स्टूडेंट टू अडॉप्ट रियलिस्टिक गोल्स एंड टाइम फ्रेम्स. ये भी हमारी कंटेंट सिलेक्शन होती है कि जो पीछे हमने उसकी पढ़ी है ना, अपने क्या कह लें उसको हम, करेक्टरिस्टिक्स या क्राइटेरियंस जो है ना, उनको ही इसमें जो है ना वो सिलेक्ट बताया गया है कि यही उसके पर्पसेस होते हैं. अब ये 4 प्रोसीजर्स हैं, इनको आपने सिर्फ इतना देखना है कि इन चारों के दरमियान जो है ना फर्क आपको पता हो, ठीक है. ये प्रोसीजर्स किसके हैं? ये प्रोसीजर हैं कंटेंट सिलेक्शन के. सबसे पहले हम ना जजमेंटल पे आते हैं. ये जजमेंटल असल में, जैसे ये जजमेंटल जो है ना, जज का मतलब परखना जो है, महसूस करना, फैसला करना, बुनियाद बनाना. तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कुछ एक कमेटी बैठती है, ठीक है. कुछ लोगों की कमेटी हो सकती है, वो 2 से ज्यादा की हो सकती है, 10 की हो सकती है, 20 की हो सकती है. वो बैठ कर ना कुछ कंटेंट को जो है वो कहते हैं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है. वो उनको उसकी जजमेंट करते हैं. इसके अंदर ये फायदा है, अगर हम ये कंटेंट रखेंगे, ये कंटेंट रखेंगे, इसके अंदर ये फायदा है. तो उसकी जजमेंट के मुताबिक वो जिस कंटेंट को पास कर देते हैं वो हमारा सिलेक्टेड कंटेंट हो जाता है. अब इसके अंदर जो है वो जजमेंट किस बंदे की अहम होगी? जो कंटेंट को सिलेक्ट कर रहा है, जो कंटेंट को सिलेक्ट कर रहा है, जो उसके बारे में बता रहा है. तो इसके अंदर नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि जितना भी बंदा फेयर होगा ना, उसकी अपनी पसंद नापसंद जो है ना इसके अंदर शामिल हो जाएगी. और इसका मजीद नुकसान ये है कि ये साइंटिफिक नहीं है. ये एक आप कह लें कि गेसिंग एक्टिविटी है कि चंद लोग बैठते हैं और उसके बारे में अपने तजर्बे की बुनियाद पर वो फैसला करते हैं. उनका तजर्बा गलत भी हो सकता है, उनका तजर्बा उनके टाइम के मुताबिक ठीक हो सकता है, अब इनके अंदर कुछ तब्दीली भी हो सकती है. सो ये था जी जजमेंटल प्रोसीजर के. ऑडियो है सर? हनीफ साहब कह रहे हैं सर ऑडियो नहीं है. ऑडियो है देयर. अच्छा, ये उसकी फेजेस हैं कि आप इस जजमेंटल फेज तक पहुंच, जजमेंटल जो प्रोसीजर है ना इसके अंदर इन फेजों से गुजरते हैं. आप कहते हैं कि हम जो वो बंदे बैठे हो आपस से ये सवाल करते हैं, व्हाट सोशल एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव शुड बी एक्सेप्टेड. हम जो है वो ऑब्जेक्टिव जिनको हम देख रहे हैं उनमें से कौन से एक्सेप्टेबल है. व्हाट इज द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, मौजूदा हालत क्या है, और
ان کو کیسے اور کیوں ریلائز کیا جا سکتا ہے، جو آبجیکٹیوز آپ اپنے سامنے سیٹ کرتے ہیں، اور اس آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے کون سا سبجیکٹ میٹر جو ہے اب آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جو ان آبجیکٹیوز کو حاصل کر سکے۔ یہ 3 فیزز ہیں۔ آبجیکٹیوز کیا ہیں، آبجیکٹیوز کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کون سا سبجیکٹ میٹر ایسا ہے جو ان آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے بہترین ہماری ہیلپ کر سکتا ہے۔ آگے جی ایکسپیریمنٹل فیز۔ ایکسپیریمنٹل فیز سے مراد جیسے ایکسپیریمنٹ ہے، یہ سائنٹیفک طریقہ ہے کہ آپ اس کے اندر نا ایک خاص ایک آپ نے کانٹینٹ جو ہے نا ایک سلیکٹ کر لیا، آپ کہتے ہیں کہ یہ والا کانٹینٹ جو ہے نا آپ اس کے بارے میں ایک ہائپوتھیسس جو ہے نا قائم کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو والا کانٹینٹ ہے نا یہ ہمارے گول میں اچیو کرنے میں سب سے زیادہ مدد دے گا۔ آپ اپنی کنڈیشنز کا تعین کرتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے بہت سارا ریسرچ کر رکھی ہوگی، آپ اپنی کنڈیشنز کا تعین کرتے ہیں کہ یہ کنڈیشنز ہوں گی، اس کے اندر میں نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، اور آپ جو ہے نا ریزلٹ جو ہے اس کو پھر کس سے ہائپوتھیسس سے جو ہے نا وہ کمپیئر کرتے ہیں۔ اگر ریزلٹ صحیح آتا ہے کنڈیشنز کے مطابق، جو کنڈیشن آپ نے اپلائی کی ہے، اور آپ کا جو ایسٹیمیٹ ریزلٹ ہے وہ ہائپوتھیسس سے میچ کر جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ دس کنٹینٹ از ویلڈ، یہ کنٹینٹ ٹھیک ہے، گڈ ہے، اس کو شامل کر لیں۔ اگر نہیں کرتی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کنٹینٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو جی ختم کر دیں۔ تو ٹھیک ہے جی، یہ تھا ہمارا ایکسپیریمنٹل فیز۔ اب اس کی کچھ فارمز ہیں، یہ وہی ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے نا سبجیکٹ میٹر کے مطابق جو ہے نا ایک آپ سلیکٹ کرتے ہیں، ہائپوتھیسس بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر آپ اس کے اندر کنڈیشنز دیتے ہیں کہ ہم نے جی ٹیچر، کلاس روم، میتھڈ آف ٹیچنگ کون سا اپلائی کرنا ہے، مٹیریل کون سے یوز کرنے ہیں، پھر جو آپ کے پاس ریزلٹ آتے ہیں آپ ان ریزلٹ کو میچ کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ایکسپیریمنٹل فیز سے آپ گزر گئے۔ انالیٹیکل پروسیجر۔ انالیٹیکل پروسیجر جو ہے وہ اس میں جیسے وہ انالیسز ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہ ان سے تھوڑا سا ڈفر کرتا ہے کہ the analytical procedure is one of the most widely known method of content selection. It has been closely identified with the criterion of utility, though it has been used with other criterion. In general, it consists of an analysis of the things people do in order to discover the subject matter functioning in these activities. اس کے لیے آپ جی اپنا جو کنٹینٹ ہے نا اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ انالیسس کس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اس کنٹینٹ کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ آئیں ذرا اس کو دیکھتے ہیں، اس کی فارمز ہیں، اس کی 3 فارمز ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ۔ فرسٹ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ایکٹیویٹی انالیسس۔ آپ کہتے ہیں کہ جی first is activity analysis, in which the purpose is to discover the general kind of activities engaged in by people of a given national group or region. ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں کہ اس یہ جو خاص جو ہے وہ گروہ ہے جس کے اوپر ہم نے اس کانٹینٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کس قسم کی ہیں، ان کا رہن سہن کس قسم کا ہے، وہ کس طرح سے زیادہ سیکھتے ہیں، وہ کس طرح کی چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ کس طرح کی چیزوں میں زیادہ انگیج رہتے ہیں، یہ آپ نے پہلے انالیسس کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سیکنڈلی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جاب انالیسس۔ جاب انالیسس از ایکٹیویٹی انالیسس اپلائیڈ ٹو ووکیشنل اپرچونٹیز۔ اگر آپ کسی جو ہے معاشرے کے اندر کوئی نصاب امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ووکیشنل اپرچونٹیز کون کون سی ہیں جس کے اندر لوگوں کو جاب مل سکتی ہے، جس کے اندر لوگوں کو کام مل سکتا ہے، روزگار مل سکتا ہے۔ To determine what should be taught in professional preparation of people، یہاں پہ ٹیچر لکھ دیا people، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم نے لوگوں کی پروفیشنل پریپریشن کے لیے کیا چیز پڑھانی ہے۔ تھرڈ جو ہے وہ ہے جی اس کے اندر سمپلی آپ انالیسس کرتے ہیں جرنلی یوزفل نالج اینڈ اسکل، کہ اس معاشرے کے لیے جرنلی جو عام طور پر کون سی اسکلز اور کون سا نالج جو ہے نا وہ یوزفل ہے، اہم ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ انالیسس ہے۔ انالیسس کے 3 حصے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہے، اور آپ اسی بیس پر انالیسس کرنے کے بعد آپ کنٹینٹ سلیکشن کرتے ہیں۔ جب آپ ان تینوں چیزوں کا انالیسس کر لیتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی کنٹینٹ کے پیسز ہیں، فار ایگزامپل آپ کے پاس 5 کنٹینٹ کے پیسز ہیں، تو آپ ان کرائیٹیریاز کے اوپر جو بیسٹ اترتا ہے نا آپ اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ یہ اس کی ٹیکنیکس ہیں کہ آپ کیسے کیسے کرتے ہیں۔ آپ انٹرویو کر سکتے ہیں، جاب پہ کام کر کے دیکھ سکتے ہیں جی، کوسچنیئر ڈیولپ کر سکتے ہیں، ڈاکومنٹری انالیسس کر سکتے ہیں کہ کس سال کتنے لوگوں نے اس خاص کام کی طرف رجحان کیا، یہ وہ، اور لوگوں کی پرفارمنس کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی ٹیکنیکس ہیں انالیٹیکل جو ہے نا وہ پروسیجر کی۔
یہ ہے جی consensual procedure. The consensual procedure is a way of collecting people's opinion. consensus کہتے ہیں لوگوں کا ہم آہنگ ہو جانا، ایک جگہ پہ قائل ہو جانا، رک جانا، ٹھہر جانا، آپس میں باہم ہو جانا. مشاورت والے الفاظ میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں. تو is a way of collecting people's opinion about what they believe the curriculum should be. آپ لوگوں سے کنسلٹ کرتے ہیں، کنسنسس لیتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کا جو ہے وہ کس چیز پر جو ہے وہ ایک جگہ پہ آپ قائل ہیں، کس چیز پر آپ کنسنسس کا حامل ہیں کہ پڑھایا کیا جانا چاہیے، کریکولم کیسا ہونا چاہیے. The three procedures just described represent investigations into content activity, objects of interest and conflicts of ideas and prejudices. آپ اسی طرح جیسے ہم نے پیچھے 3 پروسیسز کیے، یہاں بھی 3 پروسیس کرتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں ان پروسیسز میں نا آپ کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے نا ہم نے آبجیکٹ آف انٹرسٹ کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ کا جو آبجیکٹس ہیں، کن چیزوں پر انٹرسٹ ہے لوگوں کا، اور ایکٹیویٹی کا کانٹینٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، جو وہ کام کر رہے ہیں وہ کون سا کر رہے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن ہم نے کرنی ہے. اینڈ دین کنفلکٹ آف آئیڈیاز اینڈ پریجوڈیسز، کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر لوگوں کے نظریات بکھرے ہوئے ہیں، جن کے اوپر لوگ پریجوڈس کا شکار ہیں، جن کے اوپر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بدظن ہیں. تو یہ جو ہیں یہ ساری چیزیں وہ جو 3-4 طریقے ہم نے انٹرویوز، کوشچنر وغیرہ، ان کے ذریعے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لوگ کس چیز پر جو ہے وہ بالکل اطمینان رکھ رہے ہیں، یا کس چیز پر لوگ بالکل مان رہے ہیں کہ جی یہی چیز ہونی چاہیے، یہی چیز جو ہے وہ بیسٹ ہے ہمارے لیے، جو اس کو پڑھانا چاہیے. The result of this procedure is expressed in terms of number of person or percent of person of a particular community or group who believe that such and such should be taught in school. آپ نے کوشچنر ڈیولپ کیا ہے، آپ اس کے اندر اب 10 لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں، آپ اتنا لکھتے ہیں کہ ان 10 لوگوں میں سے نا جی اتنے لوگوں نے اس کے حق میں رائے دی ہے کہ یہ پڑھایا جانا چاہیے، اتنے لوگوں نے اس کے خلاف رائے دی ہے کہ یہ نہیں پڑھایا جانا چاہیے. آپ اسی بیس پہ طے کرتے ہیں کہ جی یہ پڑھایا جائے گا، یہ والا جو ہے نا وہ نہیں پڑھایا جائے گا، یہ کنٹینٹ سلیکٹ ہو جائے گا، یہ کنٹینٹ سلیکٹ نہیں ہوگا. تو وہ یہ 4 طریقے ہیں. یہ چوتھے والا بک میں موجود نہیں ہوگا آئی تھنک، لیکن وہ پہلے 3 ہوں گے. تو یہ جو 4 ہیں ان کو آپ دوبارہ دیکھ لیں کہ ججمنٹل جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک کمیٹی جج کر لیتی ہے خود سے ہی اپنے تجربے کی بنیاد پہ، ایکسپرٹیز کی بنیاد پہ، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر ایکسپیریمنٹل ہو گیا. ایکسپیریمنٹل کے اندر آپ اب ایک خاص قسم کا کنٹینٹ کی سلیکشن کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک ہیپوتھیسس بنا لیتے ہیں کہ یہ ان کنڈیشنز کے اندر یہ ریزلٹ دے گا، بچے اس قابل ہو جائیں گے اگر ہم ان کے اندر یہ کنڈیشنز اپلائی کریں. آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ریزلٹ اگر ویلڈ آتا ہے، ٹھیک آتا ہے، ایکوریٹ آتا ہے، تو آپ کا کنٹینٹ سلیکٹ ہو گیا، ادروائز نہیں ہو گیا. انالیسس کرنے کے انالیٹیکل جو پروسیجر ہے اس کے اندر آپ انالیسس کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ جاب کی کیا صورتحال ہے، کس جاب کی ضرورت ہے، کس قسم کا لوگوں کا رجحان ہے، کس قسم کا جرنل لوگوں کو علم اور معلومات چاہیے. اس انالیسس کی بنیاد پہ پھر جو کنٹینٹ ان انالیسس کے انڈیکیٹرز پر پورا اترتا ہے آپ اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. اور کنسنسس کے اندر آپ لوگوں سے جانتے ہیں کہ کیا چیز پڑھائی جانی چاہیے، اور جس کے اوپر زیادہ لوگ راغب ہیں، لوگ رضامند ہیں، لوگوں کو کنسنسس ہے، اس کو آپ جناب جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں اپنے کنٹینٹ میں، اس کی یہ کنٹینٹ کی سلیکشن کر لیتے ہیں. جی اینی کوشچن؟ فائن جی، اوکے، لوگوں کو کلیئر ہے جی. اچھا اب ہمارے پاس اس کا ایک ٹاپک رہ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ نے کل تھوڑا سا دیکھ کے بھی آنا ہے. وہ ہے ماڈلز. ٹھیک ہے، کریکولم ڈیولپمنٹ کے ماڈلز اور کریکولم کی جو ہے ایویلویشن. ایویلویشن کا تھوڑا سا یہ ہے 5 منٹ کا ٹاپک، زیادہ بڑا ٹاپک جو ہے وہ ماڈلز کا ہے. ان کو آپ نے دیکھ کے آنا تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو. 3 ایک ماڈل ہے، ویلر کا ہے آئی تھنک، اینڈ اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیلر والا ہو جائے گا، اور ایک اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی لانٹون کا جو ہے ماڈل، اس کو ہم دیکھیں گے.
ان تینوں کے اندر صرف چند بیسک چیزوں کا ڈفرینس ہے. مجھے تو امید یہی ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اس کے اوپر ہم ایک لیکچر رکھتے ہیں کل کے لیے انشاءاللہ. کل آپ کو ملتے ہیں اللہ کے حفظ و امان میں. ابھی لیٹسٹ انفارمیشن کے مطابق جو ہے وہ آپ کی ایڈ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے. لیٹ سی کہ اس کے اوپر ہمیں جو بھی ایکوریٹ معلومات ملی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ جتنا لیٹ ہوتا ہے اس کو ہم غنیمت جانیں اور اس سے پیسو نہیں ہو جائیں، اپنے فوکس سے ہٹ نہیں جائیں کہ چلیں جی ایڈ جو ہے ابھی بہت دور ہے، بلکہ اپنے آپ کو مزید اچھے طریقے سے تیار کریں، مزید اچھے طریقے سے نکھار پیدا کریں، تاکہ جیسے ہی ایڈ آئے ہم لوگ اللہ کا شکر سے پریپیئر بیٹھے ہوں. ٹھیک ہے. Thank you so much. Have a nice time. Have a nice day.